हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर की अगली क्लास। थोड़ा बहुत छूट गया था समय के अभाव की वजह से, जानते ही आप लोगों का समय रहता है कीमती और छोड़ दिया जाता है, इसलिए अभी तक आपने पढ़ लिया था ट्रांसफार्मर में क्या चीज, प्रिंसिपल पढ़ा है सबने, सिद्धांत क्या होता है सबने जाना था। ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन यानी एनोड प्रेरक के सिद्धांत पे काम करता है। एक लैमिनेटेड आयरन कोर होती है ना, पतली क्रोड होती है, उस पर क्या होता है तार के बहुत सारे फेरे कुंडली जिस पे लपेटी होती है, जिसको एसी मेन से जोड़ते हैं उसे प्राइमरी कहा जाता था। जो उसमें बहुत जिसको आप दूसरे आउटपुट से जोड़ते हो, जहां से आउटपुट लेते हो उसे सेकेंडरी कहा जाता है। प्राइमरी का फेरा एनपी होता था, सेकेंडरी का फेरा एनएस होता था। जब उसमें अल्टरनेटिंग करंट चलता था तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ आता था ईपी, और सेकंड वाले में जो उससे एसोसिएटेड होता था उसमें आता था ईएस। याद है कि भूल गया? याद है। और तुमने लिखा था ईएस ईपी इक्वल टू एनपी डी फाइव अपॉन डी, और उसमें लिखा था ईएस इक्वल टू एनएस डी फाइव अपॉन डी। और तुमने माना था कि अगर कोई फ्लक्स लॉस ना हो, अगर कोई फ्लक्स लॉस ना हो तो क्या डी फाइव डी ऊपर का और डी फाइव डी नीचे का क्या सेम आता है, इसलिए वो हट जाता है। तूने लिखा था ईएस अपॉन ईपी बराबर क्या एनएस अपॉन एनपी। और अगर पहले का रेजिस्टेंस एकदम खत्म हो, जीरो हो, और दूसरे को बहुत कम रेजिस्टेंस वाले डिवाइस से जोड़ा गया हो या फिर जोड़ा ही ना गया हो, तो क्या वीएस अपॉन वीपी भी वही हो जाता है कि नहीं? निर्गत वोल्टता अपॉन निवेशी वोल्टता वो बराबर होता है। वीएस अपॉन वीपी बराबर ईएस अपॉन ईपी बराबर एनएस अपॉन एनपी बराबर क्या आर आता है। और तूने ट्रांसफार्मर पढ़ा था दो तरीके का, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ऊंचाई और अपचाई। क्या स्टेप अप वाले में ऊंचाई में क्या निर्बल धारा हाई वोल्टेज को क्या लो वोल्टेज में बदला जाता है। स्टेप डाउन वाले में स्टेप डाउन तुम्हें याद है? हाँ, स्टेप डाउन वाले में अपचाई स्टेप डाउन मतलब अपचाई, लो हायर पोटेंशियल को, हाँ हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में बदलने का काम कौन वाला करता है? अपचाई मतलब पचा दे यार, कम कर दे उसको। समझ में आया? और किसको कम करेगा? वोल्टेज को। जब वोल्टेज हाई होगा तो कौन लो होगा, कौन वीक होगा? वीक करंट। क्या वीक करंट होती है नहीं होती है? हाई वोल्टेज वाली वीक एसी को क्या लो वोल्टेज वाली स्ट्रॉन्ग एसी में कन्वर्ट करने का काम क्या स्टेप डाउन वाला करता है? स्टेप अप क्या काम करता है? स्टेप अप बढ़ाने का, क्या वोल्टेज को बढ़ाने का? स्टेप अप कदम ऊपर बढ़ाओ, स्टेप अप। एक पहले एक आता था मेडिसिन बताते थे कि वो स्टेप अप उसके नाम था, उसको पीने कहते थे, उसको खाइए आपकी हाइट बढ़ जाती है, आप 2 फीट 3 फीट 16 फीट के हो जाते हैं। पहले आता था, उसका नाम क्या रखा था? स्टेप अप। अब छोटे बच्चों को देखकर हंसो मत, ठीक है? ठीक है, तो स्टेप अप का मतलब बढ़ाना, स्टेप अप का मतलब क्या होता है? ऊपर करना। और तुम्हें अप का मतलब भी पता है यार, मैं क्यों ये सब फालतू बातें बता रहा हूं तुमको, तुम्हें पता है स्टेप अप का मतलब? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा? लो वोल्टेज किसमें बदला जाएगा? हाई वोल्टेज में। और सब मिलाकर के तुमने एक बात ये भी पढ़ी थी, जो फार्मूला तुम्हें शायद याद होगा, ईएस अपॉन बराबर वीएस अपॉन बराबर एनएस अपॉन एनपी बराबर आर इज ग्रेटर देन 1। बता कौन है? स्टेप अप स्टेप डाउन, ऊंचाई अपचाई। जल्दी बताओ यार, कंफ्यूज हो गए सब लोग। आर ग्रेटर देन 1 है मतलब क्या सर? एनएस अपॉन एनपी। क्या प्राइमरी वाला फेरा क्या कम है? कम है तो सेकेंडरी वाला ज्यादा है, सेकेंडरी वाला ज्यादा है। आर ज्यादा है मतलब मुझे रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आउटपुट ज्यादा मिलेगा। अगर आर एक से ज्यादा है तो आउटपुट ज्यादा मिलेगा, यानी स्टेप अप होगा। आर कम होगा तो स्टेप डाउन। इसी के बेस पर पढ़ा जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, परिणमन अनुपात के नाम से इसे जाना जाता है। याद है? भूल गया? याद है ना? क्या नाम रखा था इसका? परिणमन अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के नाम से जाना जाता है। देख कितना आसान कॉन्सेप्ट था। तूने एक चीज और पढ़ी थी सर, इसमें पावर आती है, पावर आती नहीं, ये बात थी। अगर ये माना जाए कि कोई पावर लॉस ना हो तो पी इनपुट बराबर पी आउटपुट, तो तुमने लिखा था वीएस आईएस बराबर वीपी आईपी। क्या वीएस अपॉन वीपी बराबर आईपी अपॉन आईएस? फार्मूले को आगे एक्सटेंड करके तुमने लिखा था आईपी अपॉन, बाकी सब तो गाना गाते हुए याद कर लेना, बट जब करंट आएगी तो जाग जाना और उल्टा कर देना। गलत कर दिया कि? कल तो सही पढ़ाया था ना, आज मैं पढ़ के नहीं आया, ये गलत बात है? अच्छा सही, सॉरी बेटा, सॉरी। वीएस अपॉन वीपी, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? तुमने इफिशियंसी पढ़ा, दक्षता,
किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसे बताते हैं? जैसे कोई दक्षता कितनी बताएगा, जैसे मेरी दक्षता खुद, मेरी दक्षता, मुझे 100 सवाल दिया जाए और मैं उसमें से 10 लगा पाऊं तो आप क्या कहोगे? सर की क्षमता कितनी है? 10%। वैसे अगर इनपुट दिया 100 और आउटपुट दे रहा है 20 तो क्या उसकी दक्षता 20% कही जाएगी? इसलिए ऊपर किसको लिखा गया? आउटपुट। ऊपर किसको लिखा गया था? और नीचे इनपुट। तुम्हें याद है फार्मूला? इसे किस लेटर से लिखा था? ईटा। तो ईटा बराबर होता है आउटपुट पावर निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। तुम्हें याद ही नहीं है फार्मूला? निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति इनपुट पावर के नाम से जाना जाता है। याद है? एकदम क्लियर है, कंफर्म है सब कुछ? चलो बहुत अच्छा है। और कोई ट्रांसफार्मर 100% आइडियल नहीं होता। किसी की दक्षता 100% नहीं हो सकती है, 80%, 85%, 70% हो सकती है। लेकिन अगर आप ये सोचो 100%, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होगा ही होगा कि नहीं होगा? तो एनर्जी लॉस पढ़ा जाएगा, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर के नाम से आगे टॉपिक आएगा। बात समझ आई? पूरा ट्रांसफार्मर एकदम क्लियर हो चुका है? एकदम क्लियर है? किसी को दिक्कत? अब हम बताते हैं ट्रांसफार्मर यूज कैसे करा जाता है, ठीक है ना? और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह आगे जानोगे, बट पूरा तो तुमने पढ़ ही लिया। कंस्ट्रक्शन सबसे बाद में पढ़ लेना। काम क्या है इसका? तुम्हारे सामने है। सिद्धांत क्या है पता है? प्रिंसिपल अन्योन प्रेरण। बहुत अच्छा। वोल्टेज को बदलता है। वोल्टेज परिवर्तक है, वोल्टेज उत्पादक नहीं है। बहुत सही। ये प्रोड्यूस नहीं करता। ये प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस नहीं करता। हाँ, एनर्जी सेम रहती है। एनर्जी कंजर्वेशन, क्या चीज? ऊर्जा संरक्षण। भाई जितनी आई उतनी ही दे पाएगा। ये मत सोचिए कि हाँ आ रही है ज्यादा और दे दिया कम, या आ रही है कम दे दिया ज्यादा, असंभव। बस ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज, लो करंट को हाई करंट, इसी सब में करके अपना जीवन बर्बाद कर लेता है, ठीक है? हाँ, यही सब काम आता है। और किस काम आएगा ट्रांसफार्मर? अगला आता है लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ये लॉसेस पढ़ाना था या कैसे यूज करते हैं? हाँ चलो अब मैं आपको दिखाता हूं ट्रांसफार्मर की असली सच्चाई, ताकि आपको पता चले कि आपको घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। अच्छा, आपके घरों के आसपास वाले ट्रांसफार्मर क्या लगते हैं? स्टेप अप है या स्टेप डाउन? ऊंचाई अपचाई? ऊंचाई अपचाई, अप या डाउन? अप या डाउन? जो आपके घरों के आसपास बड़े खंभों पे लगे होते हैं, अप या डाउन? सोच 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, अप या डाउन? बहुत हाँ, तो सबको समझ में आ रहा है कि वो स्टेप अप है, कुछ बच्चे कह रहे हैं स्टेप डाउन है, जो जिनका अपना अपना कॉमन सेंस है। आइए मान के चलते हैं, सवाल लगाते हैं अपना, देखते हैं कि कैसा है, ठीक है? तो देखते हैं, मान लो कोई ट्रांसफार्मर है, कोई केंद्र है, विद्युत उत्पादन केंद्र है ना, जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। जैसे मान लो कि विंड मिल हो गया, पावर हाउस कहीं हो गया है ना, टरबाइन वगैरह, डैम एम के नीचे वो सब है ना, हाइड्रो पावर एनर्जी जो वो स्टोर करके रखे जाते हैं, वहां से अगर मान लो बिजली बनी, टरबाइन घूमी, तो जो बिजली बनी वो बिजली बनी 22,000 वाट की। कितने वाट की? 22,000 वाट की शक्ति बनी। अब अगर तुमने सोचा कि इसको हम एक काम करें, 110 वोल्ट पे भेजें, कितने वोल्ट पे भेजा जाए? 110 वोल्ट पे भेजा जाए। अगर तुमने सोचा कि इसको एक काम करें, 22,000 वाट की शक्ति है, P बराबर VI, अरे इसमें VI है कि नहीं है? है ना? तो अगर एक बात मन में आई कि अगर इसको 110 वोल्ट पे भेजा जाए घरों में, तो करंट कितनी आ सकती है? जरा सोचो ध्यान से। P बराबर VI, P तो तुम्हें पता है ना कितना? I बराबर कितना हो जाएगा? सोचो। P बराबर, अरे यार P बराबर VI होता है, तुमको I पता करना है। P कितना? तुमने V कितना सेट करा कि सर हम V रखेंगे 110 से 220, 220 रख लो। कितना रख लो? ना 220 रख लो, तुम्हारी मर्जी। 220, हाँ काटने में मजा आएगा, सही कह रहा। I बराबर P अपॉन V। P कितना है? 22,000। V कितना है? 220। 0 से 0 क्या? 22 का 22। कितना एम्पियर आई? कितनी एम्पियर? 100 एम्पियर करंट। कितनी एम्पियर? सपोज दैट कि जिस रेजिस्टेंस में भेजना जाना हो, जिस वायर से जानी हो इसको, जिस वायर में इस करंट को जाना हो, उस वायर की रेजिस्टेंस है R। रेजिस्टेंस कितनी है? जिस वायर में जाएगी, जिस वायर में जाएगी, जिस वायर से भेजना है इसको, रेजिस्टेंस उसका कितना है? रेजिस्टेंस उसका कितना है? प्रतिरोध कितना माना? अब हीट का फार्मूला I स्क्वायर R, R इंटू टी, I स्क्वायर R इंटू टी ही तो आएगा।
मैं 1 सेकंड में बता रहा हूं, सुनिएगा। आई कितना है? क्या 100 का स्क्वायर यानी 10,000। 10,000 इंटू आर, इतनी जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस तार में। उस तार में इतनी जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये ज्यादा अच्छी बात है या खराब बात है? अभी तुझे नहीं पता, अभी तुझे नहीं पता। तू दूसरा वाला देख, दूसरा इलेक्ट्रिशियन देख। तुमने कहा कि सर ये अच्छा, एक काम करें, जो 22,000 वाट शक्ति बनी है उसको भेजा जाए 11,000 वोल्ट पर। कितने वोल्ट पर पहले भेजा था? पहले कितने वोल्ट पे भेजा था? अब तुमने कहा कि हम उसको भेजेंगे 11। तुमने कभी सुना है ये सुनते हुए कि घर वालों को कहते हैं कि भाई छूना मत, 11,000 की लाइन है, भाई 33,000 की लाइन जा रही है? सुना है ऐसा? वो यही बोलते हैं, वो यही बोलते हैं। वो लोग इतने पढ़े लिखे हैं, कहते हैं छूना मत, 11,000 की लाइन है। अब इसको पढ़ समझते हैं। भी बराबर 11,000 वोल्ट, भी बराबर 11,000 वोल्ट, और तुम भी बराबर 11,000 वोल्ट। हाँ हाँ हाई, अभी तुम 220 वोल्ट पे भेजे थे। अब कितना वोल्ट टारगेट किया तुमने? 11,000 वोल्ट। करंट कितना आया था तुम्हारा? पहले कितना आया था? 100 एम्पियर। अब करंट बताओगे तो क्या 22,000 बटे 11,000, जो तुम ना काट पाते मैंने वो काट दिया, देखा? अब बाकी तो मैं काट देता हूं, है ना? 11 का 11 रख लो। कितना आया? क्या 2 एम्पियर आया? करंट ज्यादा आई, करंट कम आई? करंट कम आई। हाँ, अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट कम होगी, क्योंकि पावर कांस्टेंट रहती है। वो तो हमारे सामने तुम्हारा बेवकूफ बना रहा हूं तुम्हें इधर उधर करके। अब मेरे सवाल का जवाब दो। अब हीट निकाल। अच्छा, रेजिस्टेंस सेम है, वही वायर है। आई स्क्वायर आर, एनर्जी कितनी जूल है? 4R। अब एनर्जी ज्यादा खर्चा हो रही है या कम? एनर्जी ज्यादा खर्चा हो रही है, कम? हीट लॉस ज्यादा है या कम है? पहले कितना है? 10,000 आर, और अब कितना है? केवल फायदा हुआ, नुकसान? फायदा। अगर इसमें फायदा हुआ, इसका मतलब है जो सप्लाई आ रही है बाहर से, बड़े बड़े टावर पे जो सप्लाई आ रही है, वो पक्की बात है 11,000 वोल्ट की लाइन होगी, 22,000 वोल्ट की लाइन होगी, 33,000 वोल्ट की लाइन होगी। समझ में आया? और उसके बाद उसमें तो तुमने यही सीखा है, हायर वोल्टेज वाली वीक एसी को कन्वर्ट करता है किसी दूसरे वाले में, लोअर वोल्टेज वाले स्ट्रॉन्ग करंट में, स्ट्रॉन्ग एसी में। और ये काम हो रहा है, ध्यान से देख, 11,000 वोल्टेज आ रहा है ना? और करंट कितनी चल रही है? वोल्टेज बहुत ज्यादा है, बट उसकी में करंट कितनी है? 2 एम्पियर। इसीलिए तारों में यहां से यहां तक, क्योंकि बहुत दूर तक तारों में भेजनी रहती है, तो 1 सेकंड 1 मीटर का रास्ता तो ट्रेवल नहीं करना है कि बस थोड़ी देर के लिए। टाइम का फैक्टर बहुत छोटा होगा, टाइम तो बहुत बढ़ जाएगा, तो हीट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए उस हीट को कम करने के लिए क्या करा जाता है? वोल्टेज को बहुत ज्यादा रखा जाता है। बड़े बड़े टावर वाली केबल जिसके नीचे तुम्हें आवाजें आती है चढ़ 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 की, 33,000 की लाइन होती है वो, और हायर वोल्टेज होता है। वोल्टेज क्या होता है? और ज्यादा होता है। जो तुम्हारे घरों में जो ट्रांसफार्मर लगा है, उसमें जो सप्लाई आ रही है वो 11,000 की लाइन है, और लगाया गया ट्रांसफार्मर बगल, और तुम कितनी सप्लाई पाते हो? 220 वोल्ट, 250 वोल्ट। इसका मतलब वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है? घरों वाला ट्रांसफार्मर स्टेप अप साइड ट्रांसफार्मर है। समझ में आया? अभी तक तुम्हें पता ही नहीं था, ये न्यूमेरिकल था, ये कॉन्सेप्ट था। घरों में क्यों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर यूज करे जाते हैं वो ये स्टेप डाउन ही क्यों होते हैं? उसका रीजन ये है। सवाल था, न्यूमेरिकल था ये तुम्हारे लिए। चलिए आइए लॉसेस इन ट्रांसफार्मर देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में क्या क्या हानियां होती हैं, नुकसान क्या क्या होते हैं ट्रांसफार्मर में। कोई ट्रांसफार्मर 100% एक्यूरेसी हो सकता है? एक्यूरेट होगा? कभी नहीं। तुम्हें पता है कि सर 100% आइडियल कुछ नहीं हो सकता, बहुत सारा नुकसान तो होगा ही होगा। जो मैंने तुमको पढ़ाया VS अपान ES, EP, ये सब जो मैंने तुमको पढ़ाया है, इतना आसान थोड़ी है कि तुम्हें मिल जाएगा डायरेक्ट R। ऐसा कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही होगा। तो उस लॉस को पढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम है लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हानियां, ऊर्जा हानि ऐसे लिख सकते हो। हाँ, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर,
ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि। सबसे पहला फ्लक्स लॉस, केवल टॉपिक जैसा है, बस तुम्हें लिखना है, समझना भी है। फ्लक्स लॉस थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरी का पार्ट है, सुनना है, समझना है, जो तुम्हें अपने खुद से समझ में आएगा बुद्धि विवेक से, वो तुम्हें लिख देना है। सबसे पहला फ्लक्स लॉस, ऊपर वाली कॉइल याद है ना? अरे तुम्हें याद है, ऐसे ऐसे होती है और दूसरा ऐसे ऐसे होती है। जितना फ्लक्स यहां से एसोसिएट होगा, जरूरी थोड़ी है कि उतना ही सारा फ्लक्स यहां से एसोसिएट हो। सोच के बताओ, जितना फ्लक्स ऊपर बना है, जरूरी थोड़ी है कि वो पूरा पूरा ऐसे घूम के आए और नीचे वाले में से जाए, सब थोड़ी आ सकता है। तो पहला, तो सबसे पहला लॉस कौन सा आता है? फ्लक्स लॉस, कि कुछ ना कुछ तो फ्लक्स में लॉस होता ही होता है। इसीलिए कोशिश ये करी जाती है कि कॉइल ज्यादा से ज्यादा पास पास रहे। कोशिश क्या करी जाती है? कॉइल ज्यादा से ज्यादा पास पास रहेंगे, पास पास रहेंगे तो डिस्टेंस कम रहेगी, डिस्टेंस कम रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स इससे गुजरेगा और हमारी इच्छा पूरी हो सकती है। 100% तो नहीं दे सकता ये, बट हाँ ये है 80-90% तो दे ही सकता है। इसलिए उसका रीजन क्या है कि अगर सबसे पहला फ्लक्स में लॉस होता है कि नहीं होता है? होता ही नहीं होता है ना? देयर इज सम फ्लक्स लॉस इन द ट्रांसफार्मर बिकॉज ऑफ कॉइल आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस, कुछ ना कुछ एक दूसरे से दूरी पर रखी होती है ना? और कुछ ना कुछ ऐसे जो फ्लक्स है जो भी बनेगा वो ट्रांसफार्मर की दीवारों से भी तो टकराएगा, सारा फ्लक्स थोड़ी इससे जुड़ जाएगा। मेरे सवाल का जवाब दो। अरे कहीं एक डिब्बा रखो, डिब्बे में से धुआं निकल रहा हो और नीचे तू दूसरा डिब्बा, उसके अंदर एक नली लगा दे, सारा धुआं उसी में से थोड़ी जाएगा, सब धुआं दीवारों से टकराएगा नहीं टकराएगा? वही है फ्लक्स, तो सब इसी से थोड़ी जाएगा। तुम नली रख दे के अब सब, हाँ इस नली से निकल रहा है, अब सब बढ़िया से घूम के आएगा, इस नली में से जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? गधागिरी होगी ये। इसकी तो कॉमन सेंस है कि फ्लक्स लॉस होगा कि नहीं होगा? सबसे पहला फ्लक्स लॉस होता है। इसको दूर करने के लिए क्या तरीका है? हाँ, कॉइल को क्या रखें? टू रिमूव फ्लक्स लॉस, ज्यादा बहुत पास भी नहीं रखना है, एकदम उसमें टच ही करा दो, है ना? तो इसका तरीका क्या है कि टू कीप कॉइल क्लोजर, कॉइल को क्या रखा जाए? कॉइल को पास पास रखें, है ना? पास पास मतलब ये बहुत बड़ा ना हो। देखा ट्रांसफार्मर का साइज, शेप एंड साइज इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है ना? और डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर और कौन सा है, कितना वो है ना, कितनी शक्ति को कंज्यूम कर रहा है। छोटे छोटे ट्रांसफार्मर भी होते हैं, बड़े बड़े डिवाइस वाइज देखो इतने छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं। तुम्हारा सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसी पर बेस है, सब में ट्रांसफार्मर होता है। कभी देखना जो छोटा सा ऐसे दिखता है ना स्क्वायर शेप में, उसके अंदर जो है वो ट्रांसफार्मर ही है, ठीक है? वो ट्रांसफार्मर ही है। तो सबसे पहले फ्लक्स लॉस, कॉइल को पास पास रखें। बताऊंगा, कॉइल को पास पास रखें, ठीक है? सबसे पहला फ्लक्स लॉस तो होता ही होता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? कुछ ना कुछ तो इधर उधर जाएगा ही भाई, 100% थोड़ी उसमें चला जाएगा, गधा है वो। अगला, और क्या लॉस हो सकता है? सोचो जरा, और किस चीज में लॉस हो सकता है? कुछ फ्लक्स जो मैंने बताई फ्लक्स लॉस के बारे में, कुछ फ्लक्स, क्या ये जो प्लेटें हैं, प्लेट जिसको रखा है उसमें ना ऐसे लेमिनेटेड होती है, ऐसे प्लेट के ऊपर प्लेट होती है, प्लेट के ऊपर प्लेट होती है, ऐसे बहुत सारी, ऐसे समझो स्लाइस होती है, पहली स्लाइस, दूसरी स्लाइस, तीसरी, चौथी, ऐसे। जब ट्रांसफार्मर ओपन करोगे तो तुम्हें कोर अलग अलग हो सकती है, देख सकते हो तुम, ठीक है? लेमिनेटेड होती है। तो दूसरा क्या हो सकता है कि कुछ फ्लक्स तो कौन खा लेगा? ये कोर। कोर मतलब क्या होता है? जिसके क्रोड जिसके ऊपर कॉइल को क्या किया गया है? लपेटा गया है। तो कुछ लॉस तो इधर उधर जाएगा ही, और कुछ लॉस क्रोड आपस में ही खा लेती है। खाएगी नहीं खाएगी? कुछ फ्लक्स लॉस कैसे में होता है ना, कॉइल को पास पास रखे लेकिन जाता कहां है? क्रोड में। कोर लॉस करती है ना? कोर में लॉस होता है, ये होता है कॉन्सेप्ट। लॉस होता कहां है? कोर में होता है, और कुछ बाहर चला जाता है, बाहर वाला इग्नोर कर दे, बट मोस्टली लॉस कहां होगा? कुंडली में, जिसमें वो लपेटी गई है, वो खा लेगा। और उसका तरीका क्या है कि थोड़ा बहुत पास पास रखे, लेकिन और भी तरीका है जो अभी आगे जानोगे। दूसरा लॉस किसमें हो सकता है तुम्हारा? दूसरा लॉस एडी करंट, एडी करंट, भंवर धारा। कैसी धारा है ये? भंवर धारा। भंवर धारा क्या चीज है? ध्यान से देखो, जब अल्टरनेटिंग करंट आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट लगातार सेम है या बदल रही है? करंट लगातार बदल रही है, ज्यादा, जीरो, कम,
हो रही नहीं हो रही है, सब हो रहा है, करंट लगातार बदल रही। करंट लगातार बदलेगी तो जिस क्रोड पर, मान लो ऐसे तुमने टुकड़ा ले रखा है, ये टुकड़ा, और तुमने इस पे ऐसे लपेट रखा है, ठीक है, और ये पूरा क्रोड है, ऐसे सोचो, ऐसे पूरी पाइप है, इस पे तुमने कॉइल लपेट रखा है। अब उस वो तो अक्ष का काम करेगी, उस अक्ष से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र लगातार सेम रहेगा, बदलता रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लगातार सेम रहेगा, बदलता रहेगा। लगातार जब मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, तो लगातार मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, तो अपने आप उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होंगे, क्या बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड क्या इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करेगी कि नहीं जनरेट करेगी? उसके खुद के अंदर, इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा नहीं जनरेट होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। तो जो छोटे छोटे लूप होंगे ना, छोटे छोटे जो हिस्से होंगे, उन हिस्सों में इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, करंट बढ़ेगी, क्योंकि करंट प्रोड्यूस होगा। अरे ई आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, आई चेंज होगा, आई चेंज होगा तो बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो ई इंड्यूस ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। करंट, छोटे छोटे करंट मिलेंगे। करंट मिलने की वजह से, क्योंकि ये आयरन होगा या कुछ भी होगा, आयरन ही होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है। अगर ये लोहा है तो क्या रेजिस्टेंस है कि नहीं है? रेजिस्टेंस है, आई है, आर है ही, तो क्या हीट होगी कि नहीं होगी? ये एडी करंट क्या चीज है? एडी करंट यही है कि जब बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड में कोई लोहे का टुकड़ा या कोई मेटल का टुकड़ा रख दो, तो उसमें लगातार करंट बनने लगती है, और वो करंट एकदम पानी में, जैसे भंवरे देखे हो कभी? भंवरे पानी में से गोल गोल चक्कर, चक्करदार छोटा छोटा दिखता है, बिल्कुल उसी के जैसा होता है, उसीलिए उसका नाम है एडी करंट। तो एडी करंट लॉस हो जाता है, ये नुकसान कर सकती है। इस नुकसान से बचाने के लिए एडी करंट क्या चीज है? सबको पता है, आई चेंज होगा तो बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो ई आएगा, ई आएगा तो करंट, अरे आई तो आएगा ही आएगा, आई आएगा तो रेजिस्टेंस है ही, क्या हीट लॉस होगा कि नहीं होगा? हीट लॉस होगा कि नहीं होगा? हीट लॉस होगा। उस हीट लॉस से बचाने के, यही आई ही एडी करंट है। इस हीट लॉस से बचाने के लिए क्या सोचा जाता है कि जो प्लेट है, जो क्रोड है, उस क्रोड को कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा टुकड़ों में रखने का, क्योंकि इतना बड़ा गुच्छा होगा तो बहुत सारा लूप बन सकता है कि नहीं है? और जब वो गुच्छा है काट के एकदम स्लाइस, पतली पतली स्लाइस में रखा जाए, तो सोचो वो मेटल जो इतनी मोटी थी अब इतनी पतली हो गई, अब उसमें एडी करंट बनने का चांस बहुत कम हो जाएगा। होगा उतना ही चांस कि नहीं कम होगा? सोच के बताओ। अरे यार, पानी जो बहुत गहरा होगा तभी तो भंवर बहुत शानदार होगी, और जब पानी केवल एकदम ऐसे, खेत में पानी ऐसे एकदम, थाली में पानी ले लो, थाली में, और पानी से ढकेल दो एक गिलास, अब भंवर बनाओ, उसमें बना पाओगे? और टब में जाके भंवर बन जाएगी नहीं बनेगी? टब वाला पानी, टब पानी रख और उसमें भंवर बन सकती है। और थाली वाले पानी में पानी ऐसे गिला दे एक गिलास और बना भंवर, जिंदगी में बीत जाएगी तेरी भंवर बनाते हुए। दिमाग काम किया नहीं काम किया? क्या तरीका है? जो इतना ज्यादा मैटर था उस मैटर को स्लाइस में कर दो, क्या ये इसका लॉस, क्या एडी करंट का लॉसेस क्या कम हो जाएगा नहीं कम हो जाएगा? इसके लिए आप कैसी लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन, केवल नर्म लोहे की क्रोड ही नहीं यूज करते, बल्कि लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन होती है, पटलिट क्रोड बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं उसको? पटलिट क्रोड, हाँ यही बोलते हैं, लेमिनेटेड, हाँ लेमिनेटेड आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। बेटा आयरन कोर लिख बस। पटलिट लौह क्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। पटलिट का मतलब क्या हुआ? पट्टियां। ऐसा नहीं कि मोटा सा लोहे का सीक ले लो, एंगल ले लो, खूब मोटा मोटा सा रेल की पटरी, एक ऊपर एक इधर एक इधर, और उस पर कॉइल लपेट के ट्रांसफार्मर लो, रख दिया ट्रांसफार्मर, चलाओ। ऐसा नहीं होता है। वो कैसा होता है यार? ट्रांसफार्मर, कभी घर का छोटे छोटे डिवाइस को ओपन करना, कभी ओपन किया है? छोटे छोटे डिवाइस, रेडियो, टीवी, कभी ऐसा कुछ डिवाइस को ओपन करो, स्टेबलाइजर, तो उसमें ट्रांसफार्मर होता है छोटा सा। अगर तुम उसको निकालो और उसको देखो और तोड़ो उसको, तो तुम्हें ये जो मैं बता रहा हूं ये तुम्हें मिलेगा, बहुत सारी स्लाइस मिलेगी, और फिर वो ट्रांसफार्मर का काम करता है। तो भंवर धारा का नुकसान बचाने के लिए क्या यूज करा जाता है? पटलिट लौह क्रोड, ये होता है। एक और लॉस होता है, एक और लॉस होता है, वो भी सुन ले। तुमको पढ़ाया गया था मैग्नेटिज्म में, याद करो, 3 तरीके के सब्सटेंस, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय, पढ़ाया गया था, याद है ना? उसमें तुम्हें एक बात बताई गई थी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अनुचुंबकीय से लौह चुंबकीय से अनुचुंबकीय में आ जाते हैं।
आ जाते नहीं आ जाते? याद करो, क्यूरी टेम्परेचर याद है कुछ, है ना? तो क्यूरी ताप पर क्या होता है? एक ऐसा ताप जिस पर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में आ जाता है, उसे क्यूरी ताप कहा गया था। याद होगा शायद। क्यूरी विश लॉ पढ़ाया गया था लॉ मैग्नेटिज्म में, लॉ मैग्नेटिज्म कह रहा हूँ, लॉ में, लॉ चुंबकत्व में। हिंदी इंग्लिश गजब हो जाता है। याद है ना? तो सोचो, लगातार करंट चेंज हो रही है, करंट लगातार चेंज हो रही है, तो फील्ड लगातार बदल रही है, करंट कभी ज्यादा, करंट कभी, तो जो आपका मेटल है, जो आपने आयरन कोर ले रखी है, जो भी क्रोड ले रखी है, कभी मैग्नेटाइज होगी, कभी डीमैग्नेटाइज होगी। अरे कभी फील्ड बहुत ज्यादा, कभी फील्ड एकदम जीरो, तो कभी चुंबकित, कभी विचुंबकित, कभी मैग्नेटाइज, कभी डीमैग्नेटाइज। ऐसा होता रहेगा या नहीं होता रहेगा? अब लगातार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज। इसको लेने से क्या होगा? इसको लेने से क्या हो सकता है? फिर से वही चीज, एडी करंट वाला तो बवाल दूर कर दिया आपने, है कि नहीं है? और लगातार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने से एक लॉस आता है जिसे बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, शैथिल्य हानि। हिंदी में क्या नाम है उसका? शैथिल्य हानि। अरे तुझे वो ग्राफ शायद याद होगा, ऐसे वाला याद होगा, हाँ ऐसे वाला, कुछ ऐसे वाला ये बनाया नया था, याद है तुझे कुछ? अब नहीं याद है? ऐसे कुछ बनाते हैं, देख अब याद आ गया। हिस्टेरेसिस लॉस थोड़ा बहुत बताया था मैंने कि देख ऐसा कुछ होता है। अरे तुझे नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, इसी को बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस में। ये होता है कि मान लो मैग्नेटाइज हो तो गया, लेकिन जिस जिस रास्ते से होकर गया मैग्नेटाइज, जरूरी नहीं है कि वो उसी रास्ते से लौट के आए डीमैग्नेटाइज हो, वो किसी दूसरे रास्ते से आकर डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है, वैल्यू चेंज हो सकती है। उसको इस हिस्टेरेसिस लॉस से बचाने के लिए, हिस्टेरेसिस लॉस से बचाने के लिए, शैथिल्य हानि से बचाने के लिए क्या किया जाता है? नर्म लोहे की क्रोड, सॉफ्ट आयरन कोर। क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर का फायदा क्या है? सोच के बताओ, सॉफ्ट आयरन कोर का फायदा क्या है? सब लोगों ने पढ़ा था सॉफ्ट आयरन कोर। लॉ मैग्नेटिक पदार्थ, लॉ चुंबकीय पदार्थ दो तरीके के होते हैं, फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाता है, वो ज्यादा देर भाव नहीं खाता, कि परेशान नहीं करता है कि नहीं मैं बना रहूंगा, मैं हीट लॉस कराता रहूंगा। समझ रहे हो ना? वो हीट लॉस कराने वाला नहीं है। ये सॉफ्ट वाले क्या होते हैं? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड गई, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड गई, तुरंत उनके अंदर भी फील्ड खत्म, तुरंत उनके अंदर फील्ड खत्म। और इसका बेनिफिट क्या हुआ? हीट लॉस बच गया। हीट लॉस बचा कि नहीं बचा? हर बार देखो हीट लॉस ही हो रहा है, ज्यादातर केसेस में हीट लॉस हो रहा है। तो इसलिए क्या यूज करा जाता है? सॉफ्ट आयरन कोर, नर्म लोहे की क्रोड यूज करी जाती है। किससे बचाने के लिए? हीट, अरे हिस्टेरेसिस लॉस। कैसा लॉस? हिस्टेरेसिस लॉस, नर्म लोहे की क्रोड, ये होता है ट्रांसफार्मर। और बहुत सारी तू लॉसेस पढ़ सकता है अगर पढ़ना चाहेगा, है ना, बुक्स वगैरह में लिखा होता है। बट ये सब वो मेन लॉसेस हैं जो हमें हमेशा याद होना चाहिए। ये तीन तो ऐसा है जो तुम्हें याद रखना है। यही वही तो बता रहा हूं, ये तुम्हारे लिए मेन है, ये तुम्हारे लिए मेन है, ये तुम्हारे लिए। फ्लक्स लॉस तो होगा ही होगा, ये तुमको पहले ही बता दिया मैंने। कुछ ना कुछ क्रोड खाएगा, कोर में लॉस होता है, पहले लिख लिया मैंने। अब वो कोर कौन सी यूज करी गई? नर्म लोहे की। उसका नर्म लोहे की क्रोड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बार बार चुंबकित विचुंबकित होती रहती है, जिसकी वजह से उसमें ऐसा होता रहेगा, तो लगातार उसमें करंट लगातार बनती रहेगी, और करंट लगातार बनती रहेगी तो हीट लगातार बनती रहेगी, और हीट लॉस होता रहेगा। उससे बचाने के लिए क्या हुआ? जैसे मैग्नेटिक फील्ड गायब, उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड गायब, फुर्सत, आराम से, आराम का मामला है। एक और होता था, याद कर, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट में, सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस में, फेरोमैग्नेटिक में कौन कौन एक और होता था? एल्निको। कैसे भूल जाते हो सब लोग? एल्निको नहीं था बेटा, गैडोलिनियम था। हाँ हाँ, गोडेलिनियम, तुम्हारे गोड में लीनियम, तुम गैडोलिनियम। याद है किसी को? भूल गया। एल्निको और लोड स्टोन, वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस थे, याद है? तुम्हें पिछला पुराना कुछ याद करके बैठे नहीं रहते, रिवीजन जब करते नहीं हो इसलिए तुम सब भूल जाते हो। चलो, ये सारी बातें पढ़ा दिया ना, याद हो गया सारी चीजें? अरे याद हो गया सब। ट्रांसफार्मर में लॉस होता है। अच्छा, एक और चीज, हर बार एक बात मैंने बार बार कॉमन चीज रिपीट करी, हीट लॉस, हीट लॉस और हीट लॉस। इसीलिए ध्यान से देखो, जो हमारे घर में डिवाइस है, जैसे कि स्टेबलाइजर हो गया और इन्वर्टर हो गया,
अरे तुम्हें याद है ना? अच्छा, लैपटॉप हो गया, तो है ना? तो ये सब डिवाइस है, उन सब में जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं 99% सारे डिवाइसेस में ट्रांसफार्मर यूज होता है। लगभग सारे डिवाइस में क्या यूज होता है? सारे डिवाइस में ट्रांसफार्मर है, सारे डिवाइस में ट्रांसफार्मर है। तो जब सारे डिवाइस में ट्रांसफार्मर है तो क्या ये सब झंझट है कि नहीं है? बहुत हद तक झंझट दूर किया जा सका है कि नहीं है? लेकिन हीट लॉस वाला झंझट रहा बना कि कुछ ना कुछ तो हीट लॉस, अरे तो 100 ना करवा तो 10-20 तो होगी ही। अब वो हीट हमारे डिवाइस को खराब कर सकती है, नहीं कर सकती है। इसी से बचाने के लिए जो ट्रांसफार्मर घरों में बाहर खंभों वगैरह पे रखे जाते हैं, इसीलिए उस ट्रांसफार्मर को कॉइल तो भरा जाता है, लेकिन किनारे किनारे से तेल भर दिया जाता है, जो कूलिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कूलिंग का काम करते हैं। इन्वर्टर में पानी नहीं भरा जाता, इन्वर्टर में पंखा लगाया जाता है। इन्वर्टर में क्या लगाया जाता है? कभी देखा है इन्वर्टर चलते हुए? जब इन्वर्टर चलता है तो पंखा घूमता है, उसके पीछे का क्या करता है? जो गर्म हवा होती है ट्रांसफार्मर के पास की, उसको खींच लेता है। समझ में आया? ये ट्रांसफार्मर, उसमें इन्वर्टर में पंखा क्यों लगा होता है? जब तू लैपटॉप चलाता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद पे वो घूमने लगता है फैन उसका। क्यों घूमता है? क्योंकि अंदर कूलिंग बनाने के लिए एग्जॉस्ट का काम करता है, गर्म हवा को बाहर फेंकता है। समझे ना? दैट्स ऑल। आपकी क्लास कंप्लीट होती है और न्यूमेरिकल का सेशन शुरू होने वाला है। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।